बिहार तक पर लगातार इस पर चर्चा हुई है। और क्योंकि मैं भी कोई शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर नहीं, मैं छात्र राजनीति से आज यहाँ तक आया हूँ और बेरोजगारों की लड़ाई की पहली बार मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं 1980 से बेरोजगारों के सवाल पर लड़ाई लड़ता रहा हूँ, जीत भी मैंने हासिल की है। हर लड़ाई के पीछे एक रणनीति होती है और रणनीति के साथ अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें अचीवमेंट होता है। आंदोलन दो तरह का होता है सुकन्या जी। एक आंदोलन होता है जहां पर कि सीधा मकसद राजनीतिक मकसद रहता है और उसमें कोई यह ऐसा नहीं रहता है कि ऐसा उसका मकसद रहता है कि जो सत्ता में जो है जिसका हम विरोध कर रहे हैं उसको कटघरा में खड़ा करें। और दूसरा आंदोलन होता है जो किसी खास वर्ग का समूह का हित कैसे हो, प्राथमिक उद्देश्य वह रहता है और उसमें जो रणनीति होती है उसकी रणनीति और ऐसे जो अन्य मुद्दों पर जो आंदोलन होता है दोनों की रणनीति में फर्क होता है। और मैं दोनों आंदोलनों में मैं काफी सक्रिय रहा हूँ, नेतृत्व किया हूँ, जेल गया हूँ, लाठी खाया हूँ, हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। इसलिए मैं यह नहीं कहता हूँ कि हाँ साहब सबसे ज्यादा इसका अनुभव मुझको है, लेकिन चूंकि शुरू से इसमें इंटरेस्टेड रहे हैं, इसमें सहभागी रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से और आज भी वही तेवर है, वही कलेवर है, वही भावना है। कोई इसलिए नहीं कि हाँ साहब शिक्षक अभ्यर्थी हैं और उनको हम अगर सहयोग करेंगे तो उसे कोई राजनीतिक लाभ होगा या हम जिस पार्टी में हैं उसको इसका लाभ पहुंचेगा। अब रही बात कुरहनी चुनाव का, ठीक है, अपने अपने लोग मूल्यांकन करते हैं। हम लोगों ने भी मूल्यांकन किया है। संतोष पाठक जी कल भी हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए थे और कई चैनलों पर, और अपने ढंग से वो भी विश्लेषण कर रहे थे। जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो भी अपनी बात रख रहे थे। हम लोग का भी अपने ढंग से विश्लेषण है। मैं मानता हूं कुरहनी में हार हुई है, कई सवाल इसमें आपने उठाया है। अब वह विश्लेषण का सवाल है कि किन कारणों से हमारी हार हुई। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं कि जो आंकड़े हैं पिछले चुनावों के, जो आंकड़े हैं और जो समीकरण रहे हैं पिछले चुनावों के, उनको अगर आप देखिएगा तो कहीं भी लॉस में नहीं रहा है। चुनाव भले ही हार गया है लेकिन वोट बड़ा है और भाजपा चुनाव भले ही जीत गई है लेकिन 2015 में सेम स्थिति थी, यही स्थिति थी। 2015 में महागठबंधन था और भाजपा के साथ जो एनडीए के मैंने थे रामविलास जी लोग थे उसमें, तो वह था। और उस समय जो चुनाव हुआ उसमें जो वोट आप देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं क्षरण हुआ है भाजपा के वोट में। और जो मार्जिन था जीतने का उस बार 2015 में, उसमें एक लहर था। 2015 में कई फैक्टर थे भाजपा के खिलाफ में और महागठबंधन के पक्ष में, और अप्रत्याशित रूप से जीत भी मिली थी पूरे बिहार में। आपको आंकड़ा याद होगा सुकन्या जी। तो उसमें जो है उसमें भी कुरहनी में महागठबंधन के उम्मीदवार यही मनोज सिंह थे और हारे थे, और भाजपा उम्मीदवार यही केदार गुप्ता जी थे जिनकी जीत हुई थी और अच्छे मार्जिन से जीत हुई थी। तो इसमें जो है सो मार्जिन कम गया है। इसलिए अब कुरहनी के चुनाव से और शिक्षक अभ्यर्थी से जोड़ रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों का ऐसा हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है कि यह कोई इसमें महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। दूसरा सवाल आपने सुकन्या जी बता लीजिए, उसके बाद में हाँ, उसके बाद में जो सवाल आपने उठाया गया उस पर मैं पहले बता दूं। दूसरा सवाल आपने नोटा पर उठाया कि 4000 से अधिक नोटा पर पड़े। निश्चित रूप से पड़ा है वोट, लेकिन नोटा पर कुरहनी में पड़ा है और इसके पहले जो आप चुनाव हुआ है आप वहां पर भी देख लीजिए नोटा का आंकड़ा। हो सकता है कुछ शिक्षक अभ्यर्थी नाराज होकर नोटा का प्रयोग किए होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मकसद था कि हाँ साहब महागठबंधन को हराना है तो भाजपा को भी वोट दिए होंगे। हो सकता है, आक्रोश में ऐसा होता है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कोई कहे कि हाँ साहब 4000 नोटा का वोट जो है यह शिक्षक अभ्यर्थी का वोट है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी के वे हितैषी नहीं है। शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं या जो है सो उनको भजाना चाह रहे हैं। क्योंकि 4000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसा किए हैं सो मैं नहीं मानता। उनकी भावना को मैं कदर करता हूं, उनके आक्रोश को मैं उचित मानता हूं, और जो उनमें एक नाराजगी है उसको भी मैं महसूस करता हूं, उसका मैं प्रतिवाद नहीं करता हूं। लेकिन इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि 4000 जो नोटा का वोट पड़ा है वह शिक्षक अभ्यर्थियों ने दिया है।
ठीक है, नाराजगी उनकी है, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है कि उस दल के पक्ष में वे वोट दें जिनके कारण आज बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या बन गई है, न केवल बिहार में, पूरे देश में। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा दो बातों पर, बस थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। आज अगर बेरोजगारी मुद्दा, आज सुकन्या जी अगर बेरोजगारी मुद्दा बना है कहीं, किसी पार्टी द्वारा अगर बेरोजगारी पर अगर कुछ बोलने की साहस कोई कर रहा है, तो वह देन आदरणीय उप मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी जी का है। तेजस्वी जी ने ही 2020 के चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था और उसके बाद मजबूर कर दिया था सारे भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर सारे नेताओं तक कि उनको जो है सो बेरोजगारी पर बोलना पड़ा। और आज स्थिति यह हो गई है कि आज मजबूरन उन्हें बेरोजगारी पर बोलना पड़ रहा है। आज भाजपा को भी देख रहे हैं, बड़ी हंसी आती है, शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में उनके जब प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है, उनके नेता विरोधी दल का बयान आता है, इतने दिनों तक सत्ता में रहे, आज शिक्षक अभ्यर्थी हमसे करते हैं कि 4 साल से मैं सड़क पर हूं और उसके बाद जो है सो अभी तक आप जो है सो हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया आपने शुरू नहीं की है। कहते हैं, सवाल उनका है, आप भी जानती हैं इस बात को। तो 4 साल से मैं तो 3 महीना कुछ दिनों से मेरी सरकार है, इतने दिनों तक सरकार किनकी थी, और वो भी आज मजबूर हो गए हैं बोलने के लिए शिक्षक अभ्यर्थी के पक्ष में। तो यह तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, यही से आपको मानना पड़ेगा। उन लोगों के कारण, जिनके कारण आज यह हम पर आरोप लग रहा है कि मैं 4 साल से बैठा हूं, इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, इसके लिए वो दोषी हैं जो आज जो है सो अपने को तथाकथित समर्थक अपने को बताते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो इसलिए निश्चित रूप से हम खुद इसके लिए काफी प्रयास में है और मुझे खुद दुख हो रहा है कि इतने दिनों तक मैंने उम्मीद रखी थी दिसंबर तक इन लोगों की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक सवाल और लोग करते हैं ट्विटर पर, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पता नहीं शिक्षक अभ्यर्थी, मैं नहीं समझता हूं कि वे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। फेक शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में बहुत सारे आप ट्विटर पर देखिएगा, सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, हंसी आती है देखकर बहुत। तो क्या यही शिक्षक बनेंगे? लेकिन मैं जानता हूं कि उसमें से भले एक आध वो गुमराह हो गए होंगे, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने वाले हैं, जो राष्ट्र निर्माता बनने वाले हैं, जो अपने को राष्ट्र निर्माता के लाइन में खड़े किए हुए हैं, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे विचारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक की गरिमा के अनुरूप नहीं है, जो एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जिनमें होनी चाहिए वह नहीं है। हो सकता है कुछ लोग गुमराह हो गए हों, वह अलग बात है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि शिक्षक अभ्यर्थी के नाम पर बहुत से फेक शिक्षक अभ्यर्थी बन के आप जो तरह तरह के लोगों से गुमराह कर रहे हैं। उनका आक्रोश सही है, उनके आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, उनका जो नाराजगी है उसको भी मैं महसूस कर रहा हूं, और मेरा प्रयास, हम लोग का प्रयास भी है कि हाँ वह जो है सो जल्द से जल्द वह दूर हो जाए। लेकिन कोई भी चीज प्रक्रिया के तहत होती है। एक सवाल और उठाया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कि तेजस्वी जी का कलम खो गया। उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही पहले कलम से मैं यह आदेश करूंगा। तो कोई ऐसा नहीं है कि चीट लिख दिए और हो गया। प्रक्रिया जब वोट लिए थे 10 अगस्त को, और 10 अगस्त को तेजस्वी जी ने घोषणा किया था, यहाँ साहब मैं रोजगार की दिशा में मेरे सरकार की प्राथमिकता होगी, और उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में भी उन्होंने कहा था। 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने गांधी मैदान की सभा में उनके द्वारा घोषणा किया गया था। तो पहली कलम का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक बहाली करना है और जो यह तानाशाही हुकूमत नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम है। कोई भी चीज होता है सिस्टम के तहत होता है, प्रक्रिया के तहत होता है। हम खाना खाएं और कहे कि जैसे तुरंत हमको जो है सो हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ गया, प्रक्रिया के तहत, वह पाचन क्रिया के तहत आता है, उसका फिर कन्वर्सन होता है, उसके बाद तब जो है सो हेमोग्लोबिन बढ़ता है। तो इसलिए पहली कलम से तो पहले वोट लेने के साथ ही उनके द्वारा इस पर पहल किया गया, प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया में कई, जैसे कि मैंने बताया, 6ठा चरण जो बहाली हुई, आप देख रहे हैं कि अभी तक जो है सो वह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है, पद खाली है और प्रक्रिया अभी तक समाप्त नहीं हुई है। तो कई खामियां हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके सामने स्थानांतरण का मामला है, और कई बातें हैं उसमें, सेवा शर्त वगैरह जैसी कई बातें हैं जिनके कारण जो नियोजित शिक्षक है उनके सामने
परेशानी हो रही है। तो इन सारे चीजों को आप देख रहे हैं, हर बात में